अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसको इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किस बेस पे हैं। ठीक है, वो हमारे पास उनकी कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, वो किस कंडीशन कौन सी है, बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है, इनिशियल वाली प्रॉब्लम है, जो भी है। ठीक है, इनिशियल वाली प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी होती है कि अगर हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, उसे सॉल्व करना है अंडर कंडीशंस। ठीक है, ये हमारे पास जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि y ऑफ x के रिस्पेक्ट ये सारी इक्वेशन है, तो ये हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली जा रही है, और y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कंडीशंस किस पे बेस है, हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है, ऑफ विद द सेम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या समझ आइए यहाँ पे कि हमारे पास y के रिस्पेक्ट एक कंडीशन होगी और एक y के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट होगी कंडीशन, लेकिन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे y ऑफ 0 था, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तब भी हमारे पास उसकी वैल्यू 0 लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है वो सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, ये हमारे पास होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, देन द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन इज सेड टू बी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है। इसमें भी हमारे पास कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये एक और एग्जांपल है कि अगर हमारे पास यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 थी, ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे तब भी हमारे पास जो है वो कंडीशन में 1 है। ठीक है, इस तरह एमसीक्यू आ सकता है कि ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होगी। ठीक है, बताएंगे ये हमारे पास कौन सी कंडीशंस है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है, बोथ है, नन ऑफ दिस, इस तरह करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि बाउंड्री वाली प्रॉब्लम क्या है। जब हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना हो अंडर इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, ये x। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जब हमने y का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x की वैल्यू a थी और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास b। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकता है। ठीक है, x कह लें, t कह लें, कोई भी। ठीक है, देन द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन इज सेड टू बी अ बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने ये जनरल बताई गई है कि हमारे पास क्या है, y ऑफ a है और y ऑफ b है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे a और b जो कि डिफरेंट है दो, तो ये बाउंड्री वाली होगी। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा तो उसको हम इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जर्नल इक्वेशन ले ली है। ठीक है, लेट कर लिया कि हमारे पास nth डेरिवेटिव था, फिर कांस्टेंट, इस तरह डेरिवेटिव जो है वो n-1 n-2 इस तरह करनी। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली गई है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसकी कंडीशन जो है वो इसकी बेस पे होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि y ऑफ a इज इक्वल टू a नॉट है। हमने क्या पढ़ा था इनिशियल वैल्यू में, क्या होगा कि हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सबका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे y प्राइम, y डबल प्राइम, इस तरह ही हमने इसकी जर्नल फॉर्म देख ली। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, n-1 की y की पावर n-1 से a, यानी कि ये क्या था कि n-1 की ये डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो c1 ऑफ x c2 ये कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास। ठीक है, ये सारे के सारे जो कि हमारे पास कंटिन्यू है, ये फंक्शंस हैं। ठीक है, ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस किसके इंटरवल में है, a से b के इंटरवल में ये कंटिन्यूस है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द अबव इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, कि इस एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक अननोन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारे पास nth डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल है, g ऑफ x के है। ठीक है, ये हमने इसको लेट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे। जब हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है, और लिमिट्स हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू x। ठीक है, इसकी हमने a से x लिमिट्स रख ली हैं। ठीक है, वी गेट, और हमारे पास क्या है कि लिमिट्स अगर एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो तो वो कौन सी होती हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल होती हैं। ठीक है, अगर आप दोनों कांस्टेंट लेंगे तो वो फ्रेडमन इंटीग्रल होंगी। ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा। अब हमने इसके डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव में से -1 हो जाएगा। ठीक है, nth डेरिवेटिव था तो n-1 होगा, इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हमने इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे। जब हमने ये अपर लिमिट पुट की तो हमारे पास ये वाला वैसे आ जाएगा। ठीक है, और लोअर लिमिट में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल था, ये देखिए यहाँ पे an-1 के इक्वल था। ठीक है, ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास n-1 डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद,
ये इस तरह आ जाएगा, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, फ्रॉम विच वी नोट डेट, कि ये वाली यही एक दफ़ा पहले यहाँ पे एक्स में था सारा, ठीक है, इसको अब हमने टी से रिप्लेस कर दिया है, जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स था तो जी ऑफ टी डी टी कर दिया, ठीक है। अब दोबारा फिर हम इसमें इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है, तो n-2 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है हमारे पास, और यहाँ पे भी इस तरह यहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास कांस्टेंट था, तो इसकी भी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। इस तरह हम इसके डेरिवेटिव्स देते जाएंगे। यहाँ पे yn-1 ऑफ a था तो किसके इक्वल आ जाएगा, an-2 के, यहाँ पे सॉरी n-2 ऑफ a आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे तो हमारे पास ये nth मतलब n-2 n-3 तो एक डेरिवेटिव आ जाएगा, इस तरह एक फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इस साइड पे ये जो डेरिवेटिव्स हमारे पास इंटीग्रेशन लेंगे अननोन फंक्शन थे तो ये हम इसको इस तरह ओपन कर सकते हैं, यानी कि x माइनस टी जी ऑफ टी, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ठीक है, कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव का nth डेरिवेटिव यहाँ पे हो और इंटीग्रल तो हम इसको इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमने डेरिवेटिव्स इस तरह कंटिन्यू रखेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या है कि ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने ये राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव्स ओपन करते जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो तो हमारे पास वैसे ही जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अपर लिमिट वैसे ही रहेगी, यानी कि y आ जाएगा, और जो लोअर लिमिट की थी वो हमने जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन सेलेक्ट की थी वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एट दी एंड जो हमारे पास कंडीशन इक्वेशन बनती है वो ये है, जब हमारे पास जस्ट वन डेरिवेटिव रह जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास ये वाले इधर n-2 का है, ठीक है, an-1, ये बाकी सारे के सारे हमारे पास ये फंक्शंस होंगे और उनके साथ इस तरह, ठीक है। ये जो एक डेरिवेटिव था इसकी भी हम ख़त्म कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टी n-1। यहाँ पे हमारे पास अगर 1 होगी y की, यानी कि डेरिवेटिव यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे n-2 होगा, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। यहाँ पे y के डेरिवेटिव नहीं है तो ये n-1 तक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जब ये सारे इंटीग्रेशन लेके डेरिवेटिव्स को ख़त्म कर लेंगे तब हमारे पास ये इंटीग्रल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, 5, 7, 10 एंड 11 बाय 1 c1 ऑफ x c2 ऑफ यानी कि जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट की थी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन ये है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी 1 इक्वेशन, ठीक है, इसको हमने लिया है और कांस्टेंट के साथ जब कंपेयर करते हैं देखते हैं, ये देखिए ये वाली जो हमारे पास अब इक्वेशन हमने फाइंड की थी यानी कि nth डेरिवेटिव की वो जी ऑफ एक्स था, वो हम इस तरह मतलब पुट करते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने n-1 डेरिवेटिव था, ये देखिए जो हमने फाइंड किया था, इस तरह इनकी जो वैल्यूज़ है ना ये सारी की सारी हम जब इस इक्वेशन के साथ मतलब मल्टीप्लाई करवा के या ऐड करके इसमें के साथ कंपेयर करेंगे तो हम इनकी वैल्यूज़ देखते हैं क्या आती हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी, फिर हमारे पास n-1 की जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन नंबर 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशंस बन जाती हैं इसको हम इसमें पुट करके कंपेयर करते हैं कि हमारे पास क्या इंटीग्रल इक्वेशन बनी है, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर, ये देखेंगे यहाँ पे हमने जब पुट किया nth डेरिवेटिव था c1 ऑफ x, ये इसको इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। फिर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स थी वो पहले लिख लेंगे, जी ऑफ एक्स लिखा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल था, जी ऑफ एक्स के था। फिर हमारे पास c1 ऑफ एक्स डी n-1 y, ये वाला जो था हमारे पास c1 ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, और ये वाला जो था an-1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो इसके साथ इंटीग्रल था वो हमने इसको इस तरह कॉमन ले लिया, a से x था और c1 ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये जी ऑफ टी डी टी इस तरह हमने लिख लेंगे। फिर हमारे पास c2 ऑफ एक्स जो था इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास an-2 और प्लस an-1 और इंटू एक्स माइनस है, ठीक है। ये वाली जो सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ थी वो हमने इसमें पुट करते जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल था, फाई ऑफ एक्स के इक्वल था। तो हमने ये लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फाई ऑफ एक्स, ठीक है। ऊपर वाली जो ये थी, ये वाली जो सारी इक्वेशन थी ये फाई ऑफ एक्स के इक्वल थी, तो हमने लेट ए इक्वल वाई ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक है, ये जी ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाले जो है ना an-1 से ये वाले जो सारे कांस्टेंट टर्म्स थी इन्हें हम कह देंगे कि ये हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है, फाई ऑफ एक्स कह लें, ठीक है, इसके इक्वल लेट कर लिया। फिर हमारे पास क्या है, माइनस ए के इंटीग्रल ए से एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ए से एक्स, ये हमारे पास क्या है, कर्नल के ऑफ एक्स ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, ठीक है, यहाँ पे +1 भी कर सकते हैं, प्लस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल। और ये हमारे पास ये यहाँ
यहाँ से ये वाली सारी इक्वेशन जो थी ये हमने इसके इक्वल ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारे वही बताया गया कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि के ऑफ एक्स ऑफ टी, हमारे पास ये चीज़ आ गई सारी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लेट किए हैं ये वो आ जाए। के हमारे पास क्या होता है, कर्नल होता है, कर्नल एक्स ऑफ टी, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये फाई ऑफ एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये जब इधर प्लस का था दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, हमारे पास फंक्शन के इक्वल। तो हम इसके इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इंटेग्रल क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस रिप्लेस किया हुआ, ठीक है। ये देखें जब हमने एफ ऑफ एक्स इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस कर्नल ये होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को इधर रहने देंगे, एफ ऑफ एक्स इधर पहले ही था, ये इधर नेगेटिव कर्नल था, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक इंटेग्रल ए से एक्स है लिमिट्स और के ऑफ एक्स ऑफ टी जी ऑफ टी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ दिस सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का हम क्या कहते होते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस पार्ट है, यानी कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो ये क्या होते हैं, सेकंड काइंड की है, ठीक है। Thus, an initial value problem by 1 and 2 has been converted into Volterra integral equation of the second kind given by the equation 16, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, इंटेग्रल इक्वेशन में। और ये हमारे पास कौन सी है, वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।